नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 23,077 हो गई है, जबकि 718 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के 4,748 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,684 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 37 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे में जो 1,684 मामले हैं, अभी तक एक दिन में सबसे ज्यादा मामला है। और अगर इसी लिहाज से आंकड़े रोजाना 1600 की रफ्तार से बढ़ते रहे तो सोचिए कि 3 मई तक, जब तक लॉकडाउन है, तब तक यह आंकड़ा हर दिन 1500 से 1600 कहां जाकर खत्म होगा। फिलहाल इस वक्त कुल मरीजों की संख्या जो सरकारी आंकड़ा है वो 23,000 से ज्यादा है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है 6,430। केरल, तेलंगाना, गुजरात, अलग अलग जगहों में कितने कोरोना संक्रमित हैं वो आप लगातार न्यूज 24 पर देख पाते हैं। फिलहाल आपके सामने ये कोरोना अपडेट है कि देश भर में इस वक्त कितने कोरोना संक्रमित मरीज हैं और कितने एक्टिव केस हैं और कितने मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। कोरोना संकट के बीच दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक सब्जी वाले मुसीबत बन गए। दिल्ली में एक सब्जी वाला कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद टेंशन बढ़ गई। अहमदाबाद में एक सब्जी वाले से 65 लोगों को संक्रमण हुआ है। बिहार की राजधानी पटना में सब्जी मंडी से जुड़े 17 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इस खबर को दिखाने का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको आगाह करना है कि आपको अभी कितना और ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। अहमदाबाद की बात कर लेते हैं। यहां पर एक सब्जी वाले से 65 लोगों को कोरोना हुआ है। और खास बात यह है गौर करने वाली कि संक्रमितों में सभी सब्जी के ठेले वाले ही। लिहाजा पुलिस अब लोगों को सब्जी खरीदने में सतर्क रहने को लेकर आगाह करती नजर आ रही है। अहमदाबाद में कोरोना की चपेट में आए सब्जी वाले। एक संक्रमित सब्जी वाले ने 65 लोगों को किया बीमार। सब्जी वाले ने कैसे फैलाया पूरे शहर में कोरोना। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक सब्जी वालों से टेंशन। 65 कोरोना पॉझिટિવ કેસ ફક્ત ને ફક્ત શાકભાજીની લારીઓવાળા છે 65 અને આ મહિલાઓને ખાસ વિનંતી છે કે શાકભાજી લેવા માટે જાય ત્યારે મહેરબાની કરીને થેલી લઈને નહીં જાઓ, ઢોલ લઈને જાઓ, ઢોल। ये तस्वीरें अहमदाबाद की हैं, जहां पुलिस लोगों को सतर्क कर रही है कि सब्जी वाले से सब्जी लेते वक्त कैसे एहतियात बरतें, ताकि कोरोना पॉजिटिव सब्जी वाले से वायरस घरों के अंदर न जाए। कोरोना આવશે તમને બધાને મંજૂર છે? दरअसल अहमदाबाद के नगर निगम द्वारा लिए गए सैंपल में 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें 5 सब्जी का ठेला चलाने वाले और 3 किराना दुकान वाले हैं। कोरोना पॉजिटिव ठेले वाले में से 2 ईसनपुर के रहने वाले हैं, जो मणिनगर इलाके में जाकर सब्जी बेचते थे। वहीं पालड़ी के सब्जी वाले वस्त्रापुर और सैटेलाइट इलाके में सब्जी बेचते थे। इन सब्जी वालों से इलाके में संक्रमण धीरे धीरे फैलते गया। अब आलम यह है कि इन सब्जी वालों से 65 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। 65 लोगों में कोरोना फैलने के बाद प्रशासन की नींद उड़ गई, जिसके बाद पुलिस की टीम लोगों को सतर्क करने में लग गई। 65 कोरोना पॉझिટિવ કેસ ફક્ત ને ફક્ત શાકભાજીની લારીઓવાળા છે 65 અને આ મહિલાઓને ખાસ વિનંતી છે કે શાકભાજી લેવા માટે જાય ત્યારે મહેરબાની કરીને થેલી લઈને નહીં જાઓ, ઢોલ લઈને જાઓ, ઢોલ। अहमदाबाद के बाद दिल्ली में भी सब्जी बेचने वाला कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दिल्ली के मेहरौली इलाके के वार्ड नंबर 3 में एक सब्जी बेचने वाले के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दक्षिणी दिल्ली के सभी सब्जी बेचने वालों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। हालांकि स्थिति को देखते हुए साउथ दिल्ली के डीएम ने लोगों से अपील की है कि सब्जी वालों के साथ अच्छा व्यवहार करें। इन सभी सब्जी वालों की स्क्रीनिंग की जा रही है। 2 दिन पहले भी दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी के एक सब्जी कारोबारी की कोरोना से मौत हो गई थी। पटना के खाजापुरा सब्जी मंडी में अब तक 17 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं।
जिसके बाद पूरे पटना में सब्जी मार्केट को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं होने की वजह से शहर के 6 मंडियों को बंद कर दिया गया है। न्यूज़ 24 अपने दर्शकों से लगातार अपील कर रहा है कि सब्जी हो या जरूरत की कुछ और सामान, जब भी खरीदें आप सावधानी बरतें। आप जितना सतर्क रहेंगे कोरोना आपसे उतना दूर रहेगा। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और चलिए इस वक्त सीधे रुक करते हैं अहमदाबाद अपने संवाददाता भूपेंद्र सिंह का। भूपेंद्र, ये खबर हम लगातार ये भी कह रहे हैं कि इस खबर को दिखाने का मकसद दर्शकों को डराना नहीं बल्कि आगाह करना है कि आपको और अभी कितना सतर्क रहने की जरूरत है। कैसे ये सब्जी वालों से कैसे ये इन्फेक्टेड हुए बाकी लोग? देखिए, मैं बता दूं कि यहाँ पर सबसे पहले अहमदाबाद महानगर पालिका की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने इन सब्जी वालों को, किराना वालों को और अन्य ऐसे विक्रेता जिनके कांटेक्ट में लगातार लोग आ रहे हैं, उन्हें सुपर स्प्रेडर्स की कैटेगरी में रखा हुआ है। मैं बता दूं कि यहाँ जब सुबह देर रात को सब्जी मंडी शुरू होती है, थोक सब्जी मंडी जो एपीएमसी है, वहां पर बहुत सारी अनियमितता जो है देखने को मिलती है। सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं नजर ही नहीं आती। इसके अलावा लोग एक दूसरे से बिल्कुल सटकर सब्जी जो है वो खरीदते हैं, जो थोक विक्रेता होते हैं उनसे। उनके बाद में यही ठेले वाले जगह जगह पर घूम रहे हैं, वही संक्रमण लिए हुए। तो ऐसे में पुलिस जो है लगातार, जैसा कि आपने भी कहा कि हम किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन सतर्क रहने को कर रहे हैं। और पुलिस भी लगातार यही हर जगह जाके यही अनाउंसमेंट कर रही है कि अगर आप सब्जी लेने जा रहे हो तो आप थैली लेकर मत जाइए, आप बाल्टी लेकर जाइए। जब सब्जी आप घर पर लाते हैं तो सीधे उस सब्जी को बाल्टी में सब्जी विक्रेता से डलवाइए और उसके बाद घर पर लाने के बाद उसमें पानी डालकर, खाने का सोडा डालकर उसे 10 मिनट तक छोड़ दीजिए ताकि वो संक्रमण रहित हो जाए और उसके बाद आप उसका इस्तेमाल कीजिए। और एक बात और हिदायत दी जा रही है कि जो भी ठेले वालों को आप अपनी सोसाइटियों में, आप अपनी कॉलोनियों में अलाउड करते हैं, उन्हें भी अलाउड ना करें। क्या पता वो कोरोना संक्रमण से ग्रसित हो और आप पर भी कोरोना संक्रमण फैलाए। तो ये भी लगातार चेतावनी दी जा रही है। लेकिन मैं बता दूं कि ये संक्रमण फैल रहा है एपीएमसी से। अहमदाबाद पुलिस जो है वो लगातार इस बात का अनाउंसमेंट कर रही है कि 65 सब्जी वाले जो हैं, वो 65 ठेले वाले जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसलिए आप लोग सावधान रहिए। पिछले 24 घंटे की बात करूं तो पिछले 24 घंटे में 8 और ऐसे वेंडर जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो पालड़ी, वस्त्रापुर, भाईपुरा और सैटेलाइट जैसे इलाकों में सब्जियां बेचा करते थे। तो ये तमाम लोगों को क्वारंटाइन कर लिया गया है, उनका इलाज भी चल रहा है। लेकिन अब इन लोगों ने कहां संक्रमण फैलाया, ये एक बहुत बड़ी चुनौती का विषय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेट और जानकारी के लिए भूपेंद्र। दिल्ली में कोरोना वायरस तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। महरौली इलाके में एक सब्जी बेचने वाले के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। साउथ दिल्ली के डीएम बीएम मिश्रा ने सब्जी वाले में कोरोना की पुष्टि की है। प्रशासन अब उसके संपर्क में आए सभी लोगों की जांच कर रहा है। इलाके के सभी सब्जी बेचने वालों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। दिव्या अग्रवाल हमारी संवाददाता इस खबर पर जुड़ रही हैं। दिव्या, एक सब्जी वाला अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए अब ट्रेस कर पाना कि वो कितने लोगों के संपर्क में आया था, ये बहुत मुश्किल है। इसकी बात करें तो कुछ लोग काफी समझदारी दिखा रहे हैं कि वो एक बार ही जो है वो काफी सब्जियां लाके रख ले रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं इस वक्त खुद सब्जी लेने आई हूँ। देखिए, मैंने मास्क लगाया हुआ है और मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं दोनों हाथों में, और मैं अपने साथ सब्जी का थैला भी लेके आई हूँ। यानी सबसे पहली सतर्कता आपको खुद बरतनी है। जब आप सब्जी लेने जाएं तो आप मास्क जरूर लगाएं और ग्लव्स जरूर पहनें, क्योंकि जब आप किसी भी सब्जी को छुएंगे या फिर यहाँ पे जो टोकरियां रखी हैं इनमें जब आप सब्जी एक एक करके डालेंगे तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इस वक्त सब्जी वाला भी मेरे साथ है, मैं इनसे पूछती हूँ, भैया आप किस तरह से एहतियात बरतते हैं जब कोई सब्जी खरीदने आता है? तो हम जब सुबह दुकान खोलते हैं तो सुबह सब टोकरियाँ बैठे सब धो धाते, एक बार रात बंद करते हैं, तब धोते हैं, उसके बाद दुकान खोलते हैं जब धोते हैं। लेकिन जो मैं यहाँ पे पॉलिथीन देख रही हूँ, ये इनमें सब्जियां हैं, ये आप सीधा मंडी से यहाँ लेके आए हैं, उसके बाद थोड़ी ना आपने इन्हें धोया होगा? नहीं, ये सब कस्टमर घर धोता है। यानी आप ये कहेंगे कि कस्टमर ये जाके धोए? कस्टमर हमारे पास मास्क लगा कर आता है, जो मास्क लगा कर नहीं आता उसको हम सब्जी नहीं देते हैं। तो यानी कि सबसे पहली एहतियात आपको खुद बरतनी होगी, क्योंकि जब आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं, आप देखिए तमाम सब्जियां यहाँ हैं
और जब मंडी से सब्जी जो बेच रहा है वो लेकर आता है तो वो सब्जियां नहीं धोता है, वो यहाँ पर उसने एज इट इज सब्जियां लगा रखी हैं। हम यहाँ से एक बास्केट लेते हैं और एक एक करके सब्जियां डालते हैं उस बास्केट में, उसके बाद उसे तोला जाता है। यानी कि जब आप घर जाएं तो सबसे पहले नमक के पानी में या फिर सादे पानी में सब्जियों को खुले करके दो, यानी कि आप जी सब्जियों को इस्तेमाल में लाने से पहले घर पर उसको अच्छी तरीके से धोइए, या तो फिर आप उसको खाने वाले सोडे में डालकर कुछ देर के लिए धोइए, उसके बाद उसको इस्तेमाल में लाइए। पटना का खाजपुरा इलाका कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। यहां की सब्जी मंडी से जुड़े 17 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि खाजपुरा में जो पहली महिला पॉजिटिव निकली थी उसका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं था, महिला घर से सब्जी लेने जाती थी। अब सीसीटीवी से पहचान कर सब्जी बेचने वालों का सैंपल लिया जा रहा है। खाजपुरा मामले के बाद पूरे पटना में सब्जी मंडी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने की वजह से शहर के 6 बड़ी मंडियों को बंद कर दिया गया है। अमिताभ ओझा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अमिताभ, अब लोग निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, या फिर जो सब्जियां वो घर में लेकर आते हैं उसको ठीक तरीके से सफाई नहीं होती, कैसे ये संक्रमण फैल रहा है? देखिए प्रत्युष, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था और सबसे ज़्यादा फोकस जो था सब्जी मंडियों पर ही था, क्योंकि वहाँ लगातार सोशल डिस्टेंस का कोई पालन नहीं हो रहा था। पटना के कंकड़बाग राजेंद्र नगर जो सब्जी मंडी था, सबसे पहले कंकड़बाग मंडी को बंद किया गया। उसके राजेंद्र नगर में वहाँ सैनिटाइजेशन टनल भी लगाया, लेकिन बावजूद इसके वहाँ लोग पालन नहीं कर रहे थे। और जिसके बाद जब खाजपुरा का मामला सामने आया था तो सामने आया कि जो महिला पॉजिटिव निकली उसका कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं था, और घर वालों ने ये बताया कि वो सब्जी लाने खाजपुरा शिव मंदिर के पास जाती थी और वहाँ से फिर वो घर आती थी। और उसके बाद उस संक्रमण से करीब अब तक 17 केस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद प्रशासन भी हरकत में आया। और फिलहाल राजा बाजार और शेखपुरा के सब्जी मंडी को तो चूंकि वो कंटेनमेंट जोन बन गया है, लेकिन उसके अलावा 6 सबसे बड़ी जो सब्जी मंडी थी वहां पर प्रशासन ने रोक लगा दी गई है। और जो वेंडर हैं उन्हें कहा गया है कि आप ठेला पर लेकर गलियों में जाएं। हालांकि इससे भी एक दूसरा खतरा ये हो गया है कि अब गली मोहल्ले में ठेला वाले जा रहे हैं और वहां भीड़ लग रही है और वहां लोग सब्जी ले रहे हैं। हालांकि एक और आदेश जो आया है, सबसे बड़ी जो मंडी है बाजार समिति जो पटना का था बहादुरपुर वाला, उसे कहा गया है कि 6 बजे से वो सिर्फ 12 बजे तक ही काम करेगा, उसके अलावा उसके बंद कर दिया जाएगा और वहाँ भी सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा। लेकिन एक्चुअली में ये सारी जो मंडी हैं वो सुबह, जो थोक मंडियाँ हैं वो सुबह सुबह लगती हैं और उस वक्त प्रशासन की उतनी तैनाती नहीं होती है, और जिसके बाद नज़ारा ये निकलता है कि वहाँ सोशल डिस्टेंस का कोई पालन ही नहीं होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ इस अपडेट के लिए। जम्मू में लॉकडाउन के बीच यमराज और चित्रगुप्त की वेश में 2 कलाकार सड़क पर उतरे हैं। दोनों लॉकडाउन का नियम पालन करने और कोरोना से बचने के लिए घर में रहने की लोगों को सलाह दे रहे हैं। यही मैसेज देना चाहता हूं कि ये जो कोरोना वायरस है ये बहुत ही खतरनाक है, इसलिए अपने घरों में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, अपने मुंह पर मास्क लगाइए ताकि आपको कोरोना वायरस छू ना सके। ये हमारा यही कहना है कि अगर वो लोग इस नियमों का पालन नहीं करेंगे तो वो कोरोना वायरस का शिकार हो जाएंगे और वो सीधा मेरे पास चले आएंगे। क्यों? कि हम हैं जम और जम हैं हम। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज प्लाज्मा थेरेपी के सफलतापूर्ण परीक्षण को लेकर के कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। दिल्ली सरकार की ओर से प्लाज्मा थेरेपी पर लगातार काम किया जा रहा था और बताया जा रहा है कि सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना वायरस के इलाज में सफलता पाई है। चलिए सीधा रुक करेंगे, मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा जुड़ चुके हैं। वरुण, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या बड़ा ऐलान कर सकते हैं केजरीवाल? लगातार इस टेक्निक पर काम कर रही थी और मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था कि वो प्लाज्मा थेरेपी पर और जो पूरी प्रक्रिया है उस पर लगातार दिल्ली सरकार के और दिल्ली के जो हॉस्पिटल्स हैं उसके डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। और उसमें एक सफल जो काम है उसमें मैक्स हॉस्पिटल में हुआ भी था, जिसमें एक मरीज को जो है वो इस थेरेपी के जरिए ठीक करने की बात की जा रही थी और उसको देखा जा रहा था कि वॉच किया जा रहा था कि आखिर किस तरीके से उसमें सुधार हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब दिल्ली सरकार के मुताबिक ये थेरेपी, ये जो प्रक्रिया है ये निश्चित तौर पे कारगर है और कोरोना से लड़ने के लिए मददगार साबित हो सकती है। और ऐसे में अब दिल्ली सरकार इसी पर प्रक्रिया पर आगे काम करती नजर भी आएगी। इसके अलावा ये थोड़ी सी जटिल है, लेकिन हाँ,
जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर जो भी रास्ता निकलता है उसमें कारगर सिद्ध होती नजर आए तो सबसे बेहतर उपाय होगा। और इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसमें सीधे तौर पे कहा है कि अब इस थेरेपी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी चीजें हो सकती हैं वो की जाएंगी। 12 बजे करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अरविंद केजरीवाल और बताएंगे कि आखिर इस टेक्निक के जरिए, प्लाज्मा थेरेपी के जरिए किस तरीके से लोगों को ठीक किया जा रहा है। और जो लोग भी अब तक सही हुए हैं और उनके 28 दिन का टाइम पूरा करने के बाद जो ब्लड दिया जाता है उसमें से प्लाज्मा निकाला जाता है और उसके बाद जो रोगी होता है उसमें जब ब्लड दिया जाएगा, वो प्लाज्मा चढ़ाया जाएगा, तब वो प्रक्रिया धीरे धीरे करीब 1 हफ्ते में नतीजा देती है। और उसी को ध्यान में रखकर करीब 1 हफ्ता वॉच किया गया और 1 हफ्ता वॉच करने के बाद अब दिल्ली सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि इसके जरिए निश्चित तौर पे कोरोना को हम लोग हरा सकते हैं और अभी इस पर ही आगे काम करती दिल्ली सरकार नजर भी आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण आपका इस जानकारी के लिए। और कोरोना वायरस महामारी के बीच ही भारत को अगले महीने माह विश्व स्वास्थ्य संगठन में बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी है। सूत्रों के हवाले से ये बताया कि अगले माह होने वाली मीटिंग में भारत को WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। चलिए सीधा रुख करेंगे, मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। संजीव, कौन सी बड़ी जिम्मेदारी WHO दे सकती है भारत को? देखिए, WHO एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के साथ काम करती है और ये 34 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बॉडी में बाय रोटेशन जो सदस्य होते हैं वो चेयरपर्सन का पद संभालते हैं। जापान अभी चेयरपर्सन है और ये फैसला पिछले ही साल हो गया था कि अगला चेयरपर्सन भारत होने जा रहा है। लेकिन आप ये समझें कि ऐसे वक्त में ये जिम्मेदारी भारत के पास आ रही है जब दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है और 1,80,000 लोग मारे जा चुके हैं, 26 लाख लोग प्रभावित हैं। और जाहिर है कि भारत पारदर्शिता में विश्वास करता है और WHO की भूमिका को लेकर हाल के दिनों में बहुत सारे सवाल उठे हैं। खास तौर पर हम अपने स्क्रीन पर जिन सज्जन को दिखा रहे हैं, डॉक्टर टेड्रोस जो कि WHO के डायरेक्टर जनरल हैं, उनको लेकर के बहुत सवाल उठे हैं। तो जाहिर है कि उनके साथ काम करने का अनुभव होगा और भारत पारदर्शिता को जो प्राथमिकता देगा। और साथ ही साथ यहाँ बताते चलें आखिर में कि मई 2021 में चुनाव होंगे और डॉक्टर टेड्रोस की जगह कोई और लेगा और जाहिर है कि भारत की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। बहुत बड़ी भूमिका होगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव आपका इस जानकारी के लिए। तो कोरोना संकट के बीच दिल्ली की IIT से एक अच्छी खबर आई है। यहाँ पर IIT ने कोरोना की जांच के लिए सबसे सस्ती किट बनाई है, जिसको ICMR की लैब से पुष्टि के बाद मंजूरी भी मिल गई है। अब बताया जा रहा है कि ये देश सबसे सस्ती और सटीक परिणाम देने वाली किट है और इस किट में एक टेस्ट की कीमत 300 रुपए होगी। ये किसी भी कमर्शियल किट से जल्दी काम करेगी। हालांकि इसकी निश्चित समय सीमा क्या होगी ये अभी बताना मुश्किल है। IIT दिल्ली बना पहला शैक्षिक संस्थान जिसने कोरोना की जांच के लिए अभी तक की सबसे सस्ती किट बनाई है, जिसकी कीमत 300 रुपए होगी। IIT दिल्ली ने ये किट पहले भी बनाई थी, लेकिन उसे ICMR से मंजूरी नहीं मिली थी। लेकिन अब कुछ और शोध करने के बाद ICMR से इस किट को मंजूरी भी मिल चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि ये ना सिर्फ सटीक परिणाम देगी बल्कि इसकी कीमत बेहद कम है। जो अभी तक विदेशी कंपनियों से किट मंगवाई जाती रही है उसकी कीमत 4500 रुपए है और इस जो IIT किट बना रहा है उसकी कीमत केवल 300 रुपए है। IIT का ये दावा है कि ये ना सिर्फ सटीक परिणाम देगी बल्कि लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होगी क्योंकि ये बेहद सस्ती है। IIT पहला शैक्षिक संस्थान बन गया है जिसने कोरोना की जांच के लिए सबसे सस्ती किट जो है वो बनाई है। शोधकर्ता जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि ये ना सिर्फ सही परिणाम देगी बल्कि सबसे सस्ती होने की वजह से लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा जांच भी करवा पाएंगे। दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। और सिर्फ सस्ते किट ही नहीं, IIT दिल्ली ने सबसे सस्ता मास्क भी तैयार कर लिया है। इसकी कीमत महज 45 रुपए होगी जो N95 मास्क की जगह काम करेगा। प्रोफेसर और उनकी स्टार्टअप ETEX ने बनाया है N95 की तुलना वाला सबसे सस्ता मास्क जिसकी कीमत 45 रुपए से कम है। अभी तक मार्केट में जो N95 मास्क मिल रहे हैं वो 200 से 300 रुपए हैं, यहाँ तक कि उनकी कीमत 500 रुपए तक भी पहुंच गई है।
लेकिन लोगों को उस कीमत से बचाने के लिए ये सबसे सस्ता और इफेक्टिव मास्क बनाया गया है, जिसमें कहीं से भी कोई जो कण है वो आपके मुंह पर नहीं जाएगा। साथ ही साथ आगे आने वाले समय में इस मास्क को और अपग्रेड किया जाएगा, जिससे कि आप इस मास्क को 10 बार तक धो सके। दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज देश राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मना रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के सरपंचों से संवाद करने वाले हैं। आपको बता दें कि कोरोना के संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अहम संबोधन होगा। खबरों के मुताबिक इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी करेंगे। 24 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाया जाता है और इस बार यह दिवस लॉकडाउन के दौरान पड़ा है। देश में लॉकडाउन की सफलता में गांव अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री सरपंचों से संबोधन के दौरान उनकी इस लड़ाई को लेकर उनका वो हौसला बढ़ा सकते हैं। पीएमओ की तरफ से ट्वीट भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र भर के सरपंचों के साथ बातचीत होगी। सभी सरपंच दूरदर्शन के माध्यम से अपने अपने घरों से इसमें शामिल होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने में सक्षम होंगे। जो सरपंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने विचार साझा करेंगे वो अपने नजदीक के कॉमन सर्विस सेंटर से बातचीत में शामिल हो सकते हैं। दरअसल आज पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री का झांसी में कार्यक्रम था, लेकिन इसी बीच कोरोना संकट शुरू हो गया। इसलिए अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री सरपंचों से मुखातिब होंगे। हमारे साथ अमित कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, क्या ये दोनों तरफ से बातचीत होगी, इंटरैक्टिव सेशन होगा ये प्रधानमंत्री का सरपंचों के साथ? देखिए, अभी तक तो जो जानकारी मिली है कि जो देश भर के पंचायत से जुड़े लोग हैं उनसे प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। एक कार्यक्रम था जिसमें हालांकि प्रधानमंत्री को ही संबोधित करना था। झांसी में बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया था पंचायती राज दिवस के मौके पर, लेकिन अभी तक ये जानकारी मिली कि इसमें भाषण देंगे, लेकिन इंटरेक्शन की बात अभी तक है नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से कोविड के मामले में अगर अभी तक देखें तो सिर्फ शहरों की एक बड़ी भूमिका रही है। जो शहर है वही कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जो जारी है उसमें भूमिका में दिख रहा है। लेकिन आज मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी तमाम जो पंचायत, क्योंकि तालुका और गांव जो है वो पंचायत के अधीन आता है एक एक पंचायत में, तो ऐसे में जो गांव की भूमिका है, क्योंकि अब डर इस बात का भी है कि तमाम लोग जो शहरों से गांव की तरफ बढ़े हैं और कोरोना वायरस का जो फैलाव है वो गांव में ना हो, इसमें एक बड़ी भूमिका होगी पंचायतों की। तो ऐसे में एक किस तरह की लड़ाई लड़नी है और किस तरह से पंचायतों को और वहां के लोगों को, गांव को इससे बचाना है, सुरक्षित करना है, इसको लेकर मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी आज तमाम पंचायत के लोगों से जब बात करेंगे तो उन्हें इस बात के शायद इस बात का संकेत अमित प्रधानमंत्री ने पहले दे भी दिया, इस बात का संकेत पहले दे भी दिया है कि वो जो ग्रामीण योद्धा हैं, उन्होंने ये बात कही है कि जो ग्रामीण योद्धा हैं वो इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। उनका इशारा सरपंच की तरफ था। ग्रामीण पंचायती राज मंत्री से जब वो बातचीत कर रहे थे तो ये बात उन्होंने कही थी। जी हाँ, देखिए, ग्रामीण योद्धा बहुत बड़ी भूमिका में, क्योंकि अगर अब गांव का स्ट्रक्चर जो होता है एकदम अलग होता है, शहरों का स्ट्रक्चर एकदम अलग होता है। तो और गांव जो होता है, अगर आप पंचायत की बात करें तो छोटे से पंचायत में तालुका और गांव जैसे जगहों में एक आपस का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। शहर में एक बड़ी भूमिका होती है जहां पर बहुत लोगों से आपस में जुड़ाव नहीं होता है। तो गांव में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ताकि जब आप वहां पर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ेंगे और जब गांव के लोग को एक तरह के कोरोना वॉरियर की तरह से एक मोटिवेट करेंगे आज प्रधानमंत्री की इस लड़ाई में सिर्फ शहर नहीं, एक बड़ी भूमिका गांव की है और शायद गांव ने एक अच्छी भूमिका निभाई है, एक सजग रूप से जिस तरह से उन्होंने एक प्रिकॉशन लिया है। शायद इसीलिए अगर आप देखें तो भारत जैसे देश में जहां पर करीब 130 करोड़ आबादी है और एक बड़ा तबका अच्छा अमित ग्रामीण है, गांव में सरपंचों के लिए, प्रधानों के लिए, ग्रामीण सेवाओं के लिए अलग से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनको जोड़ा गया है। आज ये जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो लॉन्च किया जा रहा है, ये क्या कुछ खास होगा उनसे अलग हटकर? नहीं, देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात की कोई अलग निश्चित तौर पर बाकी पोर्टल से अलग होगा इसमें, लेकिन जो एक कोशिश है कि जो तमाम जो पंचायत के लोग हैं उनको जो सरपंच है उनको एक प्लेटफॉर्म पर रखा जाए। और सबसे बड़ी बात कि इंटरेक्टिव जो माहौल होगा, और इस ऐसे वक्त पर जब हमें बहुत जरूरत है कि सारे लोग मिलकर एक साथ काम करें और जो ग्रामीण वॉरियर के तरह एक जो बात प्रधानमंत्री ने पहले भी कही है
उनकी भूमिका को बहुत मोटिवेट किया जाएगा। इसमें सबसे अहम देखिएगा प्रधानमंत्री का जो भाषण का जो बड़ी बातें यही होगी कि एक बड़ी भूमिका ग्रामीण के लोगों ने निभाया है, सरपंचों ने निभाया है, पंचायत से जुड़े लोगों ने निभाया है। और कितनी देर में संवाद शुरू होगा? 11 बजे समय तय था, बजे का कार्यक्रम है, तो मुझे लगता है कि करीब 11:15 साढ़े 11 बजे तक पीएम का संबोधन शुरू होगा। क्योंकि शुरुआत में मंत्री भी बोलेंगे, जो पंचायती राज मंत्री है नरेंद्र तोमर हैं, तो वो भी बोलेंगे। तो उससे सब लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण आज का जो संबोधन होगा, खास करके ग्रामीण इलाकों के लिए और इस कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें गांव की भूमिका और सरपंचों की भूमिका उसमें। और शायद अमित, आज प्रधानमंत्री चूंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म से लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं, उनसे वो बातचीत कर रहे हैं, लोगों के सुझाव भी सुन रहे हैं और उनसे अपील भी कर रहे हैं कि कैसे आपको इस वक्त लड़ाई लड़नी है कोरोना के खिलाफ। देखिए 27 तारीख को मुख्यमंत्रियों के साथ भी उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उससे पहले आज सरपंचों के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 3 मई से पहले हमें एक मोटा मोटी एक अनुमान भी लग जाएगा कि आगे सरकार की किस तरीके से योजना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।